नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि का जो टॉपिक है अंतर व्यक्तिक संबंध। इससे पहले साथियों हमारे 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं शिक्षण अभिरुचि के। ये हमारा छठा वीडियो है अंतर व्यक्तिक संबंध का, जिसको आज हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा जो टॉपिक है आज का अंतर व्यक्तिक संबंध। तो अंतर व्यक्तिक संबंध, दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होता है वही क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक संबंध। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच का संबंध क्या है? अंतर्वैयक्तिक संबंध है। तो नेक्स्ट इसकी जो हम परिभाषा देख लेते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध जो कि स्थायी प्रकृति का होता है, जो कि स्थायी प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? स्थायी प्रकृति का होता है। वो क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है। हाँ बिल्कुल साथियों, दो व्यक्तियों के बीच संबंध होना तो आवश्यक है। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच संबंध होना तो आवश्यक है, लेकिन संबंध स्थायी हो। अर्थात इसको हम शिक्षा में बालकों के साथ इसको जोड़कर देखते हैं। तो जो दो बालक होते हैं उनके अंदर जो संबंध होते हैं, बालक या शिक्षक के मध्य जो संबंध होते हैं, वो किस प्रकार के हो? स्थायी प्रकृति के होने चाहिए। अर्थात उनकी एक बार दोस्ती कर ली तो दोस्ती, या फिर एक बार दोनों में मित्रता नहीं हुई तो वो मित्रता नहीं होगी। ठीक है, दोनों के अंदर क्या? स्थायी प्रकृति होनी चाहिए। यानी कि एक बार दोस्ती तो फिर वो दोस्ती, यानी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? स्थायी। तो वही इसके अंदर आता है अंतर्वैयक्तिक संबंध के अंदर, अर्थात उनके मध्य अंतर्वैयक्तिक संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अध्यापक और छात्र के मध्य संबंध किस प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, तो अध्यापक और छात्र के मध्य संबंध की बात करते हैं तो इसका जो हमारा पहला बिंदु रहेगा, ठीक है, पहला बिंदु क्या है? प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक। बिल्कुल, अध्यापक को छात्रों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए। अर्थात कक्षा कक्ष में बालकों को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि बालक खुलकर अपने विचार बता सके, किसी भी पढ़ाते समय किसी भी शिक्षण बिंदु पर अपने विचार बता सके। तो इस प्रकार ये लोकतांत्रिक संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है मार्गदर्शक या प्रेरक के रूप में। शिक्षक का, बिल्कुल शिक्षक का जो संबंध होता है, शिक्षक का जो संबंध होता है बालक के लिए एक मार्गदर्शक या प्रेरक के रूप में होता है, जो बालक को हमेशा मोटिवेट करता है और उसे आगे का रास्ता दिखाता है कि वह किस प्रकार पढ़े, किस प्रकार तैयारी करे। नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करते हैं स्पष्ट व मधुर। तो शिक्षक के एक छात्र के प्रति संबंध होने चाहिए, मधुर संबंध होने चाहिए बिल्कुल, और स्पष्ट संबंध होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्वयं का ज्ञान। स्वयं का ज्ञान ये है एक शिक्षक के संबंध में। तो शिक्षक को स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। कैसा? स्वयं का, अर्थात शिक्षक को बालक को पढ़ाने से पूर्व शिक्षक को इस बात का आकलन होना चाहिए कि उसका स्तर क्या है, वह किस शिक्षण विषय को अच्छे से पढ़ा सकता है, ताकि बालक उसे समझ पाए। और तो इसका ये पॉइंट है कि स्वयं का ज्ञान अर्थात शिक्षक को खुद का ज्ञान होना चाहिए। उसके पश्चात बालक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट जो बिंदु है क्या है? बालक की प्रकृति ज्ञान। शिक्षक को स्वयं का ज्ञान होने के पश्चात बालक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, उसके पश्चात ही वह बालक को अच्छे से पढ़ा पाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है क्या है? सरल व सुगम तरीके से प्रस्तुतिकरण। सरल व, हाँ, जो शिक्षक का जो पढ़ाने का जो तरीका होता है बालकों को, वह कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, और सरल तरीके से प्रस्तुत करें ताकि बालक उसको अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अध्यापक की अभिव्यक्ति। अध्यापक की अभिव्यक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि अंतर्वैयक्तिक जो संबंध होते हैं वह अच्छे बन पाएँ। तो इसमें क्या है कि शिक्षक की बालकों के प्रति विचारों की स्वतंत्रता। ठीक है, अभी हमने देखा था कैसी बालकों के प्रति कैसे विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वे खुलकर अपने विचारों को बता पाएँ। ठीक है, दंड की अपेक्षा प्यार। दंड की अपेक्षा प्यार। तो अध्यापक को बालकों को दंड देना चाहिए बिल्कुल, लेकिन बहुत अधिक आवश्यक हो तभी बालक को दंड देना चाहिए, अन्यथा बालक को प्यार से ही समझाना चाहिए और प्यार से ही उसे पढ़ाना चाहिए, ताकि वह अच्छे से समझ पाए। ठीक, नेक्स्ट बिंदु है घनिष्ठ संबंध। बालक शिक्षक और बालक के मध्य घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। घनिष्ठ अर्थात मित्रवत संबंध होने चाहिए, जिससे कि बालक किसी भी विषय बिंदु पर खुलकर शिक्षक से पूछ सके, डरे नहीं। तो इसलिए उसे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, घनिष्ठ संबंध होने चाहिए। मित्रवत व्यवहार होगा तो बालक शिक्षक से अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से पूछ पाएगा और शिक्षक भी उसे आसानी से बता पाएगा। नेक्स्ट अगला बिंदु जो है क्या है? व्यक्तिगत समस्याएं। व्यक्तिगत समस्याएं, ये व्यक्तिगत समस्याएं किसकी? बालक की व्यक्तिगत समस्याएं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
मान लीजिए शिक्षक ने कोई कार्य बालकों को करने के लिए दिया। जब नेक्स्ट डे बालक कक्षा में आते हैं तो अब यदि कोई बालक कोई किसी कार्य को नहीं करके लाता है और शिक्षक उसे जब पूछता है तो शिक्षक शिक्षक बालक के जो कारण बताए जाने कारण को न सुनकर बार बार उसे डांट लगाता है। तो इस पर इस व्यक्तिगत समस्या में यह है कि शिक्षक को ऐसा न करके बालकों को डांट बालकों को डांट कर न करके बालकों को न डांट करके उसकी जो व्यक्तिगत समस्या है उसको सुने कि वास्तविकता में कि बालक वह सही कह रहा है या फिर उसके निश्चित रूप से उसके परिवार में कुछ समस्या हुई है जिस वजह से वह उस होमवर्क या फिर जो भी कार्य दिया था याद करने का उसको नहीं कर पाया। तो शिक्षक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि उसके अंदर बालकों की व्यक्तिगत समस्या को समझे, बालकों की व्यक्तिगत समस्या को समझे, ये उसके अंदर अभिव्यक्ति शिक्षक की होनी चाहिए इस प्रकार की। और अगला जो बिंदु है वो क्या है, आलोचना व पुरस्कार। अ, बिल्कुल शिक्षक को बालकों की आलोचना करनी चाहिए। जब बालक गलत कार्य करे तो उसकी आलोचना करे तथा उसे जब वह अच्छा कार्य करे तो उसे पुरस्कृत करे ताकि वह और अच्छा कार्य करे। तो इसके अंदर जो है आलोचना शिक्षक को जब भी बालक की आलोचना करे तो वह हमेशा अकेले में करनी चाहिए, न कि सामूहिक रूप से प्रार्थना सभा में या बालकों के सामने इस प्रकार आलोचना ना करे। उससे क्या होता है कि बालक के अंदर क्या एक हीन भावना आ जाती है जिससे उससे पढ़ाई से मन भटक भी सकता है। तो आलोचना हमेशा करनी चाहिए अकेले में। तथा जो बालक को जो पुरस्कृत किया जाता है वो पुरस्कृत किया जाता है बालक को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत हमेशा सभी के सामने करें ताकि बच्चा अच्छे कार्य करने के लिए मोटिवेट हो। ठीक है। और नेक्स्ट जो बिंदु है उसकी बात करते हैं हम, शर्मिला व उदंडता। शर्मिला व उदंडता, ठीक है। तो ये दो दो प्रकार के जो बालक होते हैं उनके बारे में है कि दो एक तो होता है शर्मिला बालक और एक होता है उदंड बालक। ठीक है। तो शिक्षक को दोनों प्रकार के बालक, शर्मिले और उदंड, दोनों प्रकार के बालकों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए, न कि उनमें भेदभाव करे कि यह तो उदंडी है, ये उसके प्रति अलग ही दृष्टिकोण रखे और शर्मिले बालक के प्रति अलग ही दृष्टिकोण रखे। ऐसा शिक्षक को कभी नहीं करना चाहिए। शिक्षक की अभिव्यक्ति में यह है कि दोनों बालकों को समान समझे। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं अध्यापक के संबंध। अध्यापक के संबंध, तो अध्यापक के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए। अध्यापक के संबंध अध्यापक के जो संबंध है छात्रों के साथ होने चाहिए। बिल्कुल अध्यापक के जो संबंध है छात्रों के साथ अच्छे होने चाहिए जिससे कि बालकों को अच्छे तरीके से पढ़ा पाए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगले बिंदु है प्रधान अध्यापक और साथी अध्यापक। बिल्कुल जो शिक्षक का जो एक अध्यापक का अपने प्रधान अध्यापक प्रिंसिपल और अपने साथी अध्यापकों के प्रति व्यवहार करना कैसा होना चाहिए, सहयोगवादी व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ कभी भी प्रतिस्पर्धा न करें कि वह शिक्षण विषय पढ़ाता है, इस प्रकार का पढ़ाता है, मैं उससे अच्छा पढ़ाता हूँ, इस प्रकार की कभी भावना न रखनी चाहिए। सहयोगवादी भावना होनी चाहिए कि अपना जो शिक्षण विषय है उसको अच्छा रखे और शिक्षक और साथी अध्यापक और प्रधान अध्यापक प्रति सहयोगवादी भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट शिक्षक की समाज और परिवार के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। समाज, बिल्कुल जिस प्रकार छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होता है उसी प्रकार समाज के सभी लोगों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। समाज के सभी लोगों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए तथा परिवार परिवार के लोगों के साथ भी शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये शिक्षक की अभिव्यक्ति के अंदर आता है। ठीक है। परिवार में यह नहीं कि शिक्षक पढ़ा कर आया और घर आकर बालकों से लड़े या फिर परेशान रहे कि मैं पढ़ा कर आया हूँ, मुझे मतलब इस प्रकार का व्यवहार कभी ना करें, है ना। परिवार के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, शिक्षक का ऐसा व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट है अभिभावक। तो शिक्षक का बालकों के अभिभावक के प्रति, ठीक है, अभिभावक में आते हैं। अभिभावक में कौन कौन आते हैं, बालक के माता पिता तथा उसके जो अन्य परिवारजन है वो आते हैं अभिभावक में। तो शिक्षक का अभिभावकों के प्रति भी व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उनके प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक आज ख़त्म होता है। तो देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है अंतर्वैयक्तिक संबंध पढ़ा है, इसकी जो है परिभाषा पढ़ ली, और अध्यापक और छात्र के मध्य किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, और अध्यापक की अभिव्यक्ति, बिल्कुल अध्यापक की अभिव्यक्ति किस प्रकार होनी चाहिए, अध्यापक के संबंध छात्रों के साथ, साथी अध्यापक प्रधान अध्यापक के साथ तथा समाज परिवार और अभिभावक के साथ किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। ठीक है। तो आज तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा जो ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त हो सके। और आप
और यदि आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।